हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही में हम ये भी बताने वाले हैं किस किस टॉपिक पे राइटिंग स्किल के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से उनको लिखना है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। तो अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो आइए यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ क्रिएटिव राइटिंग्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, एक्सप्लेन इट्स कोर कंसेप्ट एंड क्रिएटिव प्रोसेस। यानी कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, इसके कोर कंसेप्ट और इसकी प्रोसेस को समझाना है। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग, इमेजिनेशन एंड स्टोरीज इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग बोरिंग फैक्ट्स। तो क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी स्टाइल है जहां पर अपन अपनी फीलिंग को ऐड करते हैं, अपने इमेजिनेशन को ऐड करते हैं, स्टोरीज को ऐड करते हैं, ताकि बिल्कुल बोरिंग फैक्ट ना दिखाएं, उसको क्रिएटिव तरीके से दिखा सकें। फोकस ऑन ओरिजिनलिटी, यानी कि इसमें यूनिक आइडियाज होते हैं, पोएटिक वर्ड्स होते हैं। लिटरेसी टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि मेटाफॉर वगैरह यूज कर सके जिसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो। प्रिपरेशन स्टेज होती है इसकी पहली स्टेज, जहाँ पे राइटर जो है रीड्स अ लॉट, कलेक्ट आइडिया एंड ऑब्जर्व दिस थिंग्स अराउंड दैम। वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, आइडिया कलेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है अपने आसपास की चीज़ों को। ये होती है प्रिपरेशन स्टेज, पहली स्टेज। दूसरी है इंक्यूबेशन स्टेज। ये रेस्टिंग फेज होता है जहाँ पर वो ब्रेन को क्वाइटली प्रोसेस करता है ऑल थॉट विदाउट एक्टिव प्रेशर। मतलब शांत रखता है अपने आप को, सब बातों को माइंड में रिलैक्स रखता है, सोचता है बिना कोई प्रेशर लिए। इसके बाद होता है हमारी ड्राफ्टिंग स्किल और रिवीजन। फाइनली राइटर जो है वो राइट करता है एक्चुअली में थॉट्स को, और बाद में चेक करता है कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, और फिर पॉलिशेस द फाइनल पीस, और फाइनल पीस बना के रेडी कर देता है। क्वेश्चन है सेकंड, डिस्कस द इंडियन कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग एंड इट्स ट्रेडिशन रूट्स। तो एंशियंट रूट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन कंसेप्ट कम फ्रॉम द ओल्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। हमारे यहाँ पे प्राचीन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं हम। होली बुक्स और क्लासिकल रूल लाइक नाट्य शास्त्र, हम इन पे ट्रस्ट रखते हैं, हमारे पुराने रूट से ये चलता आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं होलिस्टिक लर्निंग। इट ट्रीट्स लिटरेचर एज अ वे ऑफ एक्सपांडिंग ह्यूमन कंसाइंसनेस यूजिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। ओरल स्टोरीज, जो हमने सुनी हुई कहानियाँ हमारे दादियों से, नानियों से। इट रिलाइज हेवीली ऑन ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग लाइक कथास या आख्यानक, जो स्टोरी टेल्स वगैरह होते हैं हमने सुने होंगे। गोल ऑफ रस, राइटिंग इज सीन एज अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस, यानी साधना, टू गिव इमोशनल जॉय टू द रीडर। राइटिंग जब हम करते हैं तो हमको बिल्कुल साधना करना पड़ती ध्यान से, ताकि जो पढ़ रहा है ना उसको रस की अनुभूति हो, यानी उसको जॉय मिले वो पढ़ के। कल्चरल हार्मनी का मतलब होता है लोकल कल्चर को ध्यान रखना, फैमिली वैल्यूज को ध्यान रखना, ह्यूमन इमोशन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज द राइटिंग विद अ क्लियर पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस क्रूशियल। जब आप राइटिंग करते हो तो क्लियर पर्पस होना और अपनी ऑडियंस को समझना क्यों जरूरी होता है। तो नो योर गोल, एवरी पीस ऑफ राइटिंग मस्ट हैव अ क्लियर एम। जब भी आप लिखते हो तो उसके पीछे क्लियर एम पता होना चाहिए, क्या वो चीज़ क्यों लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो। जो भी आप राइटिंग करते हो उसका मकसद पता होना चाहिए ना आपको, कि लोगों को हंसाना है, कुछ बात समझाना है, या आपको लोगों को किसी सीरियस मैटर के बारे में अवेयर करवाना है। अंडरस्टैंडिंग रीडर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपका काम कौन लोग पढ़ते हैं, किन के लिए ज़रूरी है। वो बच्चे ज़्यादा रीड करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, या वर्किंग एडल्ट्स के लिए है। आपको अपनी टोन भी एडजस्ट करना पड़ती है रीडर के अकॉर्डिंग, आपकी लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है। कीपिंग इट फन फॉर किड्स एंड सीरियस फॉर ऑफिशियल्स, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा गोल क्या है, ऑडियंस क्या है, हमको उनको राइट ट्रैक पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। अगर पर्पस क्लियर हो तो क्या होता है, कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होता, और मैसेज क्लियरली सामने वाले तक पहुंच जाता है कि हम उसे क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी इन करेक्टिव कंपोजिशन। यानी आपको बताना सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी कैसा होना चाहिए, ब्रेटिविटी कैसी होनी चाहिए। तो सेंटेंस रिदम, यूजिंग अ मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंस मेक योर राइटिंग साउंड म्यूजिकल एंड इंटरेस्टिंग टू रीडर। यानी कि आपके सेंटेंस लॉन्ग और शॉर्ट का मिक्सचर होना चाहिए पैराग्राफ में,
ताकि उनको अच्छा लगे पढ़ने में, लाइक अ म्यूजिकल साउंड। यानी एक जैसे आपको बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिख सकते। सेकेंड है राइटिंग विथ क्लैरिटी। जब भी आप लिखते हो तो क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए ताकि हर इंसान को समझ में आ जाए, कुछ गैस ना करना पड़े। फिर ब्रीविटी का मतलब होता है ब्रीफ में लिखना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा या हेवी वर्ड्स नहीं यूज़ करना है ताकि हर किसी को समझ में आ सके वो। चूजिंग राइट वर्ड्स, भाई सही वर्ड चूज करना है ताकि क्लियर इमेज बने रीडर के माइंड में, कोई डबल मीनिंग ना बने। रिस्पेक्टिंग रीडर्स, क्लियर एंड शॉर्ट राइटिंग रिस्पेक्ट द रीडर्स टाइम एंड कीप देम इंगेज्ड टिल एट एंड। अगर आप शॉर्ट राइटिंग करते हो, अच्छा चीज़ें लिखते हो तो रीडर एंड तक पढ़ता है और इंगेज रहता है। अगर आप बेमतलब के हैवी वर्ड्स ऐड कर दोगे तो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड नरेटिव राइटिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है? इट पेंट अ पिक्चर ऑफ प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट यूजिंग आवर 5 सेंसेस। मतलब अपन 5 सेंसेस की मदद से उनको फील करते हैं, फिर अपन एक पेंट करते हैं एक पिक्चर किसी जगह के बारे में, व्यक्ति के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। सेंसरी डिटेल्स, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि बारिश हो रही है इन द इवनिंग, तो हमने स्मेल ऑफ मड या साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, इनके बारे में लिखा कि हमने उसको फील करा है। नरेटिव राइटिंग क्या होती है? नॉर्मली स्टोरी टेलिंग होती है किसी कैरेक्टर के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में, कोई हैप्पीनेस के बारे में या सैडनेस के बारे में, है ना, उसके बारे में एक नरेटिव स्टोरी होती है, एक कंक्लूजन होता है, उसकी हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, सैड एंडिंग भी हो सकती है। साथ ही में फ्लो ऑफ टाइम, नरेटिव राइटिंग शो हाउ इवेंट हैपन वन आफ्टर अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नरेटिव राइटिंग हमको हेल्प करती है बताने में किस तरीके से एक के बाद एक इवेंट हुई है। मेन डिफरेंस क्या है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेल यू अबाउट हाउ थिंग लुक्स, व्हाइल नरेटिव राइटिंग टेल्स यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। यानी कि क्या असली में हुआ है नरेटिव राइटिंग बताती है, और किस तरीके से दिखती चीज़ें वो हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग समझाती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपोजिटरी एंड परसुएसिव राइटिंग। अब एक्सपोजिटरी पर्पस क्या होता है? इट मेन जॉब इज टू एक्सप्लेन और इन्फॉर्म रीडर अबाउट अ टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स। यानी जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होती है, रेसिपी बुक होती है, क्या करती है? आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जो फैक्ट है उन बारे में समझाती है, बताती है। न्यूट्रल टोन, इट नेवर शेयर्स पर्सनल इमोशन और बायसेस, इट ओनली गिव ट्रू इन्फॉर्मेशन क्लियरली। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी किताबें हैं या जो आप खाने बनने की रेसिपी फॉलो करते हो, तो ये आपको ट्रू जो फैक्ट होता है, इन्फॉर्मेशन है, वो बताती है। इसमें कोई इमोशन या बायसनेस वगैरह हो नहीं सकती। जो फैक्ट है आप उन्हीं को बताते हो। वहीं पे अगर अपन परसुएसिव पर्पस जो होता है अगर हमारा राइटिंग का, तो उसका गोल होता है लोगों को कन्विंस करना, टू चेंज देयर माइंड। या तो लोगों का माइंडसेट आपको चेंज करना है, और टेक एक्शन ऑन इस इशू, ताकि या फिर आप एक्शन ले सको कुछ। इमोशनल अपील, इट यूजेज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट इमोशन वर्ड टू मेक रीडर एग्रीज। मतलब आपको यूजर को तैयार करना है, जैसे इन्वायरमेंट को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। कोर डिफरेंस क्या है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग एक्सप्लेन हाउ थिंग वर्क्स। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है बताती है कि चीज़ें कैसे काम करती है। परसुएसिव राइटिंग जो है वो बताती है कि यू केयर एंड टेक एक्शन, कि आपको चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सा सही एक्शन आपको परफॉर्म करना है। अब टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, इसमें आर्ट ऑफ ब्लॉग राइटिंग और ट्रेवल राइटिंग इन द डिजिटल एरा है। व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? तो ब्लॉग इज एन इनफॉर्मल ऑनलाइन आर्टिकल रिटर्न ऑन वेबसाइट अबाउट द पर्सनल हॉबी, रिव्यूज एंड स्टूडेंट लाइफ। यानी आप भी लिख सकते हो ब्लॉग, तो यह इनफॉर्मल होता है, आप अपने हिसाब से आर्टिकल लिख सकते हो अपनी हॉबीज़ पे, रिव्यूज़ पे, अपनी लाइफ के बारे में। ऑनलाइन फॉर्मेटिंग होती है। ब्लॉग्स यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स। इसमें क्या होता है? छोटे पैराग्राफ होते हैं, कैची हेडिंग्स होती हैं, बुलेट पॉइंट्स वगैरह होते हैं, है ना, ताकि रीडर उसको इजीली पढ़ सके अपने फ़ोन वगैरह में। इसके अलावा ट्रैवल लॉग्स क्या होते हैं? ट्रैवल लॉग्स इज अ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ योर जर्नी शोइंग द साइन, साउंड एंड लॉजिकल फूड ऑफ अ प्लेसेस। यानी आजकल बनते हैं ना बहुत सारे ट्रैवल लॉग्स, लोग घूमने जाते हैं, जर्नी के बारे में बताते हैं, चीज़ों के बारे में बताते हैं, साइट्स के बारे में बताते हैं, वहाँ के लोकल जगह के बारे में बताते हैं, खाने के बारे में बताते हैं। स्टोरी टेलिंग इन ट्रैवल, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बोरिंग टाइम टेबल की बजाय ट्रैवल लॉग शेयर करना पसंद करते हो, है ना, ताकि मेमोरीज वगैरह आप अपने लोगों को बता सको, अच्छा लगे। डिजिटल पॉपुलैरिटी, दोनों ही ब्लॉग और ट्रैवल लॉग्स हो बहुत पॉपुलर है ऑनलाइन, और लोग इनको देखना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें फ्रेंडली और पर्सनल वॉइस होती है, आप अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, और ऐसी चीज़ें लोगों को आजकल काफ़ी अच्छी लगती है।
नेक्स्ट है हाउ डज राइटिंग ऑन सोशल मीडिया डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रिंट फॉर्मेट। जो हम सोशल मीडिया पर राइटिंग करते हैं या ट्रेडिशनल प्रिंट फॉर्मेट जो न्यूज़पेपर वगैरह में हम टाइप करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पान, पीपल ऑन सोशल मीडिया स्क्रॉल फास्ट, सोशल मीडिया पे लोग जल्दी स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। सो योर राइटिंग मस्ट ग्रैब देयर अटेंशन इन सेकेंड्स। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि सेकेंड्स में उनके माइंड पे अपील करे और पढ़ना चालू कर दे, इसलिए कैची हेडिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट और पंची, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आपका जितना टाइटल शॉर्ट होगा, डायरेक्ट लाइन होगी, पंची होगा, उतना लोग ज़रूर देखेंगे उसको। आपको एमोजीज और हैशटैग वगैरह यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि तुरंत वो अट्रैक्टिव दिखे और ट्रेंडी लगे, लोग उसके बारे में देखें। वहीं पर अगर हम ट्रेडिशनल डेप्थ के बारे में बात करें तो ट्रेडिशनल बुक होती है, मैगजीन्स होती हैं, ये लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, स्लो स्टोरी टेलिंग होती है इनके अंदर। टू वे कन्वर्सेशन, सोशल मीडिया जो होता है वो यूज़र को कमेंट करने के लिए अलाउ करता है, शेयर करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन ट्रेडिशनल प्रिंट मेथड में वन वे मैसेज होता है, यानी वो टू वे नहीं हो पाता है, तो ये उसका एक ड्रॉबैक भी है। अब इसके बाद यूनिट 4 के अंदर है राइटिंग फॉर द मीडिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इन द राइटिंग प्रोसेस। देखिए एडिटिंग का मतलब क्या होता है, तो एडिटिंग चेक द बिग पिक्चर लाइक द फ्लो ऑफ आइडिया, पैराग्राफ ऑर्डर सही है कि नहीं, स्ट्रक्चर कैसा है, रिमूविंग मिस्टेक, जो एक्स्ट्रा पॉइंट कट कर दो उनको, बोरिंग सेंटेंस को हटा दो, राइटिंग को स्मूदर क्लियर बना दो, ये एडिटिंग का मेन काम होता है। बट वहीं पे अगर हम प्रूफ रीडिंग की बात करें तो प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, फाइनल चेक होता है छोटी छोटी मिस्टेक्स को, स्पेलिंग एरर को, कॉमा वगैरह की एरर को, ग्रामेटिकल इश्यूज़ को, मेकिंग इट प्रोफेशनल। प्रूफ रीडिंग जो होती है और एडिटिंग होती है दोनों मिलके एक साथ काम करती है और ड्राफ्ट को क्लीन और प्रोफेशनल बनाती है। राइटर्स सीक्रेट, प्रोफेशनल राइटर्स नो हाउ टू रियल राइटिंग हैपन्स ड्यूरिंग द राइटिंग एंड रीचेकिंग फेज। तो एक्चुअल राइटर को पता होता है कि राइटिंग फेज क्या होता है, रीचेकिंग फेज क्या होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10th क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट आर द असेंशियल गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेस राइटिंग एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो कीप इट प्रोफेशनल। वर्क प्लेस राइटिंग में क्या होता है, जब आप ईमेल लिखते हो, लीव लेटर लिखते हो, रिज्यूमे लिखते हो, तो आपको फोकस रखना पड़ता है कि क्लियरली आपका मैसेज पहुंचे, फॉर्मल हो, पोएटिक वे में नहीं लिखना है। टोन आपकी पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, ऑफिशियल टोन होना चाहिए, है ना। क्लीन लेआउट, प्रॉपर मार्जिन हो, क्लियर हेडिंग्स हो, बुलेट पॉइंट्स प्रॉपर हो, ताकि बॉस या टीचर तुरंत उसको रीड कर सकें। आपको कोई सिली एरर्स वगैरह नहीं करना है, स्पेशली देखिए आपको पूरी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर को चेक कर लेना है ताकि वो नीट और क्लीन रहे, रिलायबल रहे। सेव टाइम, प्रॉपर वर्क प्लेस फॉर्मेटिंग अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पासेज योर मैसेज अक्रॉस क्विकली। अगर आप प्रॉपर वर्क प्लेस फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हो तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है और सही मैसेज सामने वाले के पास पहुंच पाता है। ये पार्ट 1 के टॉप 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। पार्ट 2 में प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके से लेकर आया हूं मैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है, राइट अ शॉर्ट पर्सनल नरेटिव्स 200 to 300 वर्ड्स ऑन द टॉपिक अ मोमेंट दैट चेंज्ड मी। एक ऐसी मोमेंट के बारे में लिखना है जिसने आपको चेंज कर दिया। तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको पर्सनल नरेटिव लिखने को आ सकते हैं, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप रीड कर लेना। पर्सनल नरेटिव मतलब कि आपको अपने बारे में लिखना है, टॉपिक दे रखा है मोमेंट दैट चेंज्ड मी, एक ऐसी मोमेंट जिससे आप बदल गए, तो उसके बारे में ये मैंने पूरा लिखा है, छोटा सा पैराग्राफ, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो आराम से। सेकंड क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में, कंपोज अ शॉर्ट नोट फोकसिंग ऑन सेंट्रल थीम पीस एंड हार्मनी। ऐसा कोई भी आपको एक टॉपिक दे सकते हैं और उस टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये कोई भी टॉपिक आ सकता है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे ट्रू पीस एंड हार्मनीज आर नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ फाइट्स और वॉर, दे आर एक्टिव स्टेट्स ऑफ इनर काम एंड काइंडनेस। इस तरीके से आपको नॉर्मली वे में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में। ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपनी ओन लैंग्वेज में तो सिंपल इंग्लिश में भी आपको लिखोगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपने पास, एक बार इसको रीड कर लो। फिर इसके बाद सेकेंड टाइप में, राइट अ सिंगल इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ फॉर द 3 डिस्टिंक्शन ऑडियंस ऑन द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अब आपको बोला है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 अलग अलग ऑडियंस के लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जैसे कि पहला स्कूल के बच्चों के लिए लिखना है कि आपको स्मॉल सैपलिंग्स यानी पौधे लगाना है, प्लांट को वाटर देना है, वाटर को सेव करना है,
आर सुपर फन, इजी वे टू प्रोटेक्ट आवर ब्यूटीफुल अर्थ एंड कीप आवर एनिमल फ्रेंड सेफ हैप्पी। सिंपल मैसेज हो गया है ना। कॉलेज के लिए लिखना है तो प्रोटेक्टिंग अवर कैंपस इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटली अवॉइड सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, सपोर्ट ग्रीन एनर्जी आइडियाज एंड एक्टिव जॉइन द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। अब ध्यान से आप देखोगे तो बच्चों को जब अपने लिखा है तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है कि पौधे लगाओ, पानी दो उनको, वाटर को सेव करो, अच्छे ये फन वे में हो जाएगा, अर्थ सुंदर दिखेगा, जो हमारे फ्रेंड्स एनिमल्स हैं उनको अच्छा लगेगा। तो ये बिल्कुल फ्रेंडली वे हो गया बच्चों के लिए। वहीं जब कॉलेज की बात करें तो हमने थोड़े हैवी वर्ड यूज़ करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उनको अवॉइड करो, ग्रीन एनर्जी के बारे में सोचो, ट्री प्लांटेशन ड्राइव वगैरह में पार्टिसिपेट करो। तो इस तरीके से आपको ऑडियंस के हिसाब से लिखने को भी आ सकता है। तो फिर न्यूज़ लेटर के बारे में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक शॉर्ट नरेटिव, ऊपर भी जैसे दिया था मैंने, बेस्ड ऑन पर्सनल मेमोरी। अब आपको अपनी पर्सनल मेमोरी के ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखना है। तो अ चेरिश्ड चाइल्डहुड मेमोरी, ये एक मैंने दिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी एक अच्छी मेमोरी हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे कहीं आप घूमने गए हो फैमिली के साथ में, कोई अच्छा इंसिडेंट वगैरह हुआ हो, या कोई अच्छा दिन आपने स्पेंड किया हो, या स्कूल में कोई मेमोरेबल डे हुआ हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो आपके साथ, आपको प्राइज मिला हो, वो कुछ भी हो तो आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है परस्यूएसिव पैराग्राफ। मैंने आपको बताया था पैराग्राफ क्यों होता है, लोगों को इनकरेज करने के लिए, कोई काम उनको करवाने के लिए। तो इनको इनकरेज करना है एक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि से नो टू प्लास्टिक के लिए आपको पैराग्राफ लिखना है। ईजी है तो, है ना। या आप बचपन से लिखते आ रहे होंगे इन्वायरमेंट के लिए पैराग्राफ, या वो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पैराग्राफ, छोटी क्लास से बच्चों को आ जाता है एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि प्लास्टिक जो है वो ख़त्म नहीं होता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है वो डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है, इससे ह्यूमन हेल्थ ख़राब होती है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है, इस तरीके से। यहाँ पर आपको बोला है एक्सपोजिटरी पीस, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान। अब ये बिल्कुल कंसाइंस यानी फैक्ट पे आधारित होना चाहिए कि आप एक अच्छा इफेक्टिव स्टडी प्लान कैसे बना सकते हो। ये भी आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए कि अपन ने पूरे इनको पॉइंट दे दिए हैं। मेक अ लिस्ट, क्या आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो उनको स्मॉलर चैप्टर में डिवाइड कर लो। योर पीक टाइम, अपनी पढ़ाई का बेस्ट टाइम डिसाइड कर लो, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, जिसे आपको अच्छा लगता हो। ब्रेक वगैरह ऐड करना ज़रूरी है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि आप कितना आगे पहुंच पा रहे हो, वीकली रिवाइज करो। तो ये सही हमने पूरा स्ट्रक्चर प्लान बना के दिया है इनको। इसके बाद है ब्लॉग। ब्लॉग तो आपको लिखना आते ही होंगे। ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक स्टूडेंट लाइफ एंड कॉपिंग विद एग्जाम स्ट्रेस। तो स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, किस तरीके से अपन एग्जाम के स्ट्रेस को कॉन्कर कर सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, उसके बारे में आपको एक सिंपल सा मैसेज लिखना है। तो आप अपनी डिसेंट इंग्लिश की मदद से भी लिख सकते हो। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि स्टूडेंट लाइफ बहुत इंजॉयबल होती है, बहुत फनी होती है, कैंटीन चैट्स वगैरह होती है, लेट नाइट स्टडीज़ होती है, और एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी खतरनाक होता है पेपर के दिनों में। तो जो भी आप फील कर रहे हो लिख सकते हो इसके अंदर। साथ में एग्जाम के स्ट्रेस के बारे में बता रहे तो ये लाइन भी अपने लिखी है कि आपकी मार्कशीट जो है वो आपकी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकती है। कई बार होता है बेटा कि जो क्वेश्चन आपने याद करे वो पेपर में आ गए तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। कई बार उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते या हम भूल जाते हैं, किसी कारण से हम नहीं पढ़ पाते, तबीयत ठीक नहीं होती है, या एग्जाम में कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, घर की प्रॉब्लम चल रही होती है, कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो भी ऐसा नहीं कि आपकी वर्थ कम हो गई। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक दिन कोई आपके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक बुरा दिन कुछ नहीं होता है बेटा, लाइफ में बहुत चांस मिलते हैं आगे बढ़ने के। तो उस तरीके से आपको लिखना है इसके अंदर। फिर ड्राफ्ट अ शॉर्ट ट्रेवल पीस कैप्चरिंग अ विजिट टू हिस्टोरिकल लोकेशन। अब यहाँ पर आप किसी भी हिस्टोरिकल लोकेशन पे गए हैं, यहाँ पे एंशिएंट फोर्ट के बारे में लिखा है। आप मान लो कहीं पर भी हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने गए हो, आपको उसके बारे में व्लॉग लिखना है कि हम यहाँ गए थे, इसमें यहाँ पे ऐसा है वैसा है, वहाँ की अच्छी चीज़ों के बारे में लिख दो। जैसे कि आप कहीं पे भी घूमने गए हो, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर घूमने गए हो, तो वहाँ पे कोई महल वगैरह देखा है आपने, कोई फोर्ट देखा है, आमेर फोर्ट वगैरह, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अपने जबलपुर के अंदर ही जैसे कि आपको पता ही होगा, आपका बहुत फेमस प्लेस है, सब लोग जाते हैं जहाँ पे, धुआंधार, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से अपन काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं वहाँ पे क्या है कैसा नहीं है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल लोकेशन है। तो इस तरीके से आपको अपनी ओन लैंग्वेज में एक शॉर्ट ट्रेवल पीस लिखना है कि क्या है वहाँ पर, किस जगह के बारे में पूरी जानकारी लिखना है, वो क्यों फेमस है। 3 प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सोशल मीडिया पोस्ट टू प्रमोट अ कॉलेज। ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। इंस्टाग्राम की पोस्ट
सभी को आती लिखना, ट्वीट आजकल सब कर ही लेते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्वीट यानी ट्विटर पे आपको एक एक पोस्ट लिखना है, किसके बारे में, कॉलेज लिटरेरी फेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये तो आप इजीली लिख सकते हो मेरे हिसाब से तो, और आपको आता भी होगा अच्छे से लिखना, कलाकार है बच्चे आजकल तो। नेक्स्ट है इसके अंदर ड्राफ्ट एंड फॉर्मेट अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। मान लो एक फॉर्मल लीव एप्लीकेशन लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, एप्लीकेशन सबको लिखना आती है आपको, ये फॉर्मेट दे रखा है मैंने, आप इस फॉर्मेट को देख सकते हो अच्छे से। आपको पूरा फॉर्मेट प्रॉपर फॉलो करना है। देखिए एप्लीकेशन दूसरे टॉपिक पे भी लिखी आ सकती है, बट 3 पैराग्राफ होना चाहिए। पहला आपका इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन कि हम क्या चाहते हैं, ये ध्यान रखना। लास्ट में योर्स ओबीडियंटली, योर नेम, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फॉर्मेट होता है। तो गाइज ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट।